आप सभी को ज्ञात ही है, फिर से मैं बता देती हूँ कि हम कैसे सकारात्मक बने व बालिकाएं कैसे करें आत्मरक्षा। अभी आपने भी कुछ ही दिनों पूर्व हाथरस की घटना सुनी है, उसके पूर्व भी कई बालिकाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार आए दिन होते रहते हैं। तो हम सभी माताएं भयभीत रहती हैं कि किस प्रकार हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। ये हर माँ के मन में ऐसा भय बना रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करना हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा, ऐसे गुण सिखाना होंगे ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सके वो, और जब भी ऐसी स्थिति आए तो उसको कैसे निपटे बच्चियां। और साथ ही हम सकारात्मक बने रहे, हम किसी भी विकट परिस्थिति में अपने मनोबल को किस प्रकार बनाए रखें। अभी हाल ही में कोरोना का कहर हम सभी के ऊपर पड़ा और है, चल ही रहा है कोरोना, लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों का मनोबल टूटा है। तो बहुत से अपनी सकारात्मक सोच से ऐसी भीषण बीमारी का सामना कर पाए। तो आज हम सभी के बीच में अनीता जी व्यास, जो गौतम जी चटर्जी के निर्देशन में संचालित पॉजिटिव मंत्र और थॉट एस्केप की ग्लोबल हेड है। आप हम सभी से जुड़ी हैं और हम सभी को मार्गदर्शन देगी और बच्चियों को किस प्रकार से हम आत्मरक्षा के गुण सिखाएं यह भी हमें बताएगी। तो मैं इस मंच से महिला मोर्चा की ओर से आदरणीय अनीता जी व्यास का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मैं निमिषा बिटिया को आमंत्रित करती हूँ कि आदरणीय अनीता जी व्यास का परिचय दे व आगे का कार्यक्रम को होस्ट करे। निमिषा जी, निमिषा बिटिया। सभी को नमस्कार। पॉजिटिव मंत्र अ थॉट्सकेप के संस्थापक आदरणीय गौतम चैटर्जी सर लेखक, इतिहासकार, फिल्मकार एवं प्रेरक हैं। इन्होंने पॉजिटिव मंत्र नामक पुस्तक के साथ 39 पुस्तकें लिखी हैं जो आध्यात्म व संस्कृति पर आधारित हैं, जिनमें से पॉजिटिव मंत्र व चिंतन एक सकारात्मक सोच मेरी प्रिय पुस्तक है। चैटर्जी भी लाइफ कोच हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य ठीक ना होने के लिए की वजह से सेशन नहीं ले पा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स नामक न्यूज़पेपर ने लिखा है कि यह पुस्तक पॉजिटिव मंत्र जो जीवन में निराश हो चुके हैं उन्हें पुनः विचार करने की शक्ति प्रदान करती है। स्वयं से बात करना व स्वयं को सशक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। आपके विचारों को हम सबके समक्ष इस प्रकार लाएं। अब मैं आदरणीय अनीता व्यास आंटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि वे अपने व्यस्त समय से कुछ समय हमारे लिए निकाल पाई हैं। आंटी, आप जो विचार शक्ति पर कार्य करती हैं तथा गौतम चैटर्जी सर के द्वारा प्रशिक्षित हैं, सकारात्मक सोच और चुनौतियों का सामना करती हैं। मैं ये निमिषा जी आप म्यूट कर दीजिए सभी को, चाहूंगी। सभी को म्यूट कर दीजिए आप। अनीता आंटी गौतम चैटर्जी सर के द्वारा प्रशिक्षित हैं। सकारात्मक सोच और चुनौतियों का सामना करना इत्यादि कई ऐसे मौलिक संस्कार जो हमारे व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाते हैं। इसी सोच को आगे ले जाते हुए उन्होंने अपने गुरु की इच्छा मंत्र को मानते हुए स्कूल, कॉलेज, आदिवासी क्षेत्रों में विशेष कर कन्याओं को सकारात्मक सोच पर प्रशिक्षित करना शुरू किया। अनेक स्थानों पर माइंड मैनेजमेंट की वर्कशॉप लेती हैं। अब तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चों व बड़ों का मार्गदर्शन इन्होंने किया है। अनीता आंटी लाइफ कोच भी हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से सेशंस भी लेती हैं। दुनिया भर से समाज सेवा से ये जुड़ी हैं। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से पहली परफेक्ट सेल्फी डिस्कवरिंग सेल्फ और दूसरी अकारण प्रेम, मेरा कुछ नहीं सब कुछ ईश्वर का है।
मैं अनीता आंटी का स्वागत करना चाहूंगी। अनीता आंटी, आप आए। थैंक यू बेटा। नमस्ते सबको। बहुत बहुत आभार प्रतिमा जी का, दीपा जी का, कि आज मैं यहाँ पे हूँ आप सबके सामने। आई होप सब मुझे सुन पा रहे हैं। जी आंटी। जी आंटी, जी आ हम रही सुन है रहे अनीता हैं। जी आपकी आवाज। आवाज आ रही I can hear you. है? ओके। एंड मैं I can hear you. Love, love. हाँ, मैं सबको बताना चाहूंगी कि हमारे सर भी हमारे साथ हैं। तो सर आप प्लीज, डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर भी है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर का। आदरणीय का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। Great. जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले अपने गुरु को, बड़ों को प्रणाम करके शुरू करते हैं। तो मैं भी अपने गुरुजनों को, डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर को प्रणाम करते हुए ये शुरू करना चाहती हूँ। और जो आज का जो विषय है वो बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है हम सबके लिए, कि हम खुद कैसे पॉजिटिव रहें और अपने बच्चों को कैसे हम आत्मरक्षा सिखाएं। अब जब बात आत्मरक्षा की आती है, तो आत्मरक्षा किस किस क्षेत्र में? तो शारीरिक आत्मरक्षा, सामाजिक जहां बच्ची काम करती है, प्रोफेशनली आत्मरक्षा, इमोशनली आत्मरक्षा। तो बहुत से क्षेत्रों में हम अपने बच्चों को किस तरह से आत्मरक्षा सिखाएं। अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें, तो बहुत पहले से हमारे संत, बहुत सी जो हमारी संत थी वो मनीषियां, विदुषियां थी। तो हमें ये पता है, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसा हुआ कि हम थोड़ा सा पीछे आ गए। पर फिर भी हम देखें कि यहाँ तक कि अंग्रेजों के शासन काल में भी हमारी जो फर्स्ट डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर, वो महाराष्ट्र से थी, डॉक्टर आनंदी। और जो फर्स्ट डॉक्टर थी जो कि जिसने कि भारत में पढ़ाई की, वो भी डॉक्टर प्रतिमा, सॉरी शायद नाम स्किप हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा भारत बहुत ऐसी नारियों से भरपूर है जो कि जिन्होंने बहुत महान काम किए हैं और जो बहुत ही सशक्त थी। तो अब जबकि ऐसी घटनाएं होती है तो बहुत दुख होता है ये जानकर। पर फिर भी आइए हम देखें कि हम किस तरह से अपनी बच्चियों को शुरू से ही उनको आत्मरक्षा करना सिखाएं अपने आप की, और किस तरह से उन्हें हम सशक्त करें। तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्ची जन्म लेती है तो जन्म लेने के साथ ही धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती है, तो क्यों ना हम उन्हें पहले से ही तैयार करें। जैसे कि मैंने बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे स्कूलों में, गाँव में जाके भी गुड टच बैड टच पे बहुत सारे सेशन लिए हैं। ऑफ कोर्स सभी के सभी सेशन डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर के मार्गदर्शन में लिए हैं। तो जब हम अपने छोटे बच्चों को इसी तरह से बड़ा करेंगे, उन्हें सिखाएंगे कि बेटा, जैसे आप देखें, मुझे डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर एक बार बता रहे थे कि एक लेडीज उनके पास आई और उन्होंने सर को बोला कि मैंने अपनी बच्ची को ये सिखाया है कि आप जब घर से बाहर निकलो तो सतर्क हो जाओ और घर के बाहर अपने आंख कान सब खुले रखो। तो सर ने उससे आगे ले जाते हुए कहा कि आप घर के बाहर नहीं, घर में भी चौकन्ने रहो। क्योंकि हम सब इस उम्र के पड़ाव पे आ चुके हैं कि हमें ये पता है कि कैसे हम घर में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। एक छोटी बच्ची किसी भी अंकल की गोद में बैठ जाती है, उसे तो कुछ पता नहीं, लेकिन अगर अंकल की मानसिकता अच्छी ना हो तो उसका क्या? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अपनी बच्चियों को पहले से ही बताएं कि एक सेफ डिस्टेंस सभी से रखें, कि किसी से भी बात करना है तो जरूरी थोड़ी है कि हम उसको टच करके ही बात करें। एक डिस्टेंस बना के रखें, एक दूरी बना के रखें और फिर बात करें। तो क्या, अच्छा, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी आती है कि बड़ों को भी समझना पड़ेगा
चाहे वो चाचा हो, मामा हो, दादा हो, कोई भी हो, तो उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि ईगो इश्यू ना बनाए कि मैं ऐसा थोड़ी हूँ। बात ऐसी नहीं है कि मैं ऐसा थोड़ी हूँ, बात ये है कि बच्ची को तो ये पता नहीं ना, तो इससे बेहतर कि वो ये समझ ना पाए या जब तक इस लायक ना हो जाए कि कुछ समझे, तो एक डिस्टेंस बना के बात करनी हमेशा ज्यादा अच्छी है। और गुड टच बैड टच के बारे में उन्हें सिखाएं। तो इस तरह से यहाँ से शुरुआत होती है। उसके अलावा जैसे कि हम जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होती है, या खाली बच्ची ही क्यों, छोटे लड़के भी, हम देख रहे हैं कि छोटे लड़कों को भी किस तरह से मॉलेस्ट किया जाता है। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि शुरू से ही वो अपनी माँ से, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ से सबसे ज्यादा खुलता है, तो शुरू से ही अपनी माँ को आके वो सब बातें बताए कि हाँ वो क्या हुआ उसके साथ, कि स्कूल गई तो आज पूरे दिन भर में क्या हुआ। तो शुरू से ही उसकी ये आदत रहे कि वो सबको अपनी मम्मी को ये बताए कि हाँ मेरे साथ आज दिन भर में क्या हुआ। तो धीरे धीरे उस बच्चे की, और हम ये देखते भी हैं जब हमारे बच्चे छोटे, आई होप आवाज आ रही है सबको ना? ओके, तो हम ये देखते भी हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हर चीज उसके साथ जो भी होती है, अच्छी बुरी, या उसने जो भी गलती भी की हुई होती है, वो हमेशा आके और अपनी माँ को बताता है। लेकिन तब हम कई बार क्या करते हैं कि बच्चा अगर कोई गलती करता है तो फिर हम उसे झिड़क देते हैं, उसे डांट देते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, उसे ये समझ में आता है कि अगर गलती की है तो मम्मी को मत बताओ। तो ये मानसिकता को दूर करने के लिए जो माँ का रोल है, एक माँ का जो रोल है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि माँ सबसे पहले एक गुरु है। किसी भी बच्चे की जो पहली गुरु है वो हमेशा उसकी माँ है। तो अगर एक माँ अपने बच्चे के इतने क्लोज रहे कि हाँ मेरा बच्चा मुझसे बिना डरे बिना झिझके कोई भी बात कर सकता है, तो बच्चे की शुरू से ही आदत पड़ जाती है कि वो अपनी माँ से सारी बातें शेयर करे। अच्छा, और धीरे धीरे जब बच्ची बड़े होने लगती है, जैसे ही बच्ची एडोलसेंट एज में आती है, किशोर अवस्था में आती है, तो हमें पता है कि शारीरिक चेंज भी होते हैं, इमोशनल चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्ची में बदलाव आते हैं। तो उस समय अगर एक माँ अपनी बच्ची को गाइड करे, बजाय इसके कि वो इधर उधर बाहर दोस्तों से उसे कुछ पता चले, इससे बेहतर क्यों ना एक माँ ही अपनी बच्ची से हर विषय पे अच्छे से बात करे। तो उसके जो भी डाउट होंगे, बच्ची के मन में कई प्रश्न भी उठते हैं, तो क्यों ना माँ ही उसे अगर सारे उत्तर दे, तो बच्ची कुछ भी गलत राह में नहीं जाएगी। एक सर ने एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे सिखाई कि आप अपने बच्चों को आत्मरक्षा के लिए उनको आंखों की भाषा पढ़ना सिखाएं, क्योंकि आंखों की भाषा, हम सब ये जानते हैं कि कोई भी इंसान चाहे चेहरे पे कितने मुखौटे लगा ले, लेकिन आंखों को कभी छुपा नहीं सकता, क्योंकि आंखें जो है वो सच हमेशा बता देती है। तो अगर हमारे बच्चों को आंखों की भाषा पढ़नी आ जाए, तो फिर हमारे बच्चे सही और गलत, अच्छे और बुरे इंसान में पहचान पाएंगे कि कौन कैसा है। तो ये हम एक चीज कर सकते हैं कि अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करें। इसके अलावा जो बहुत सारे आजकल साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, फोन जरूरी भी है देना, क्योंकि फोन के बिना कुछ चलता नहीं, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड के बाद। तो फोन की जो इम्पोर्टेंस है वो हम सबको पता है, लेकिन बच्चों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फोन का सही इस्तेमाल क्या है। जैसे कि मैंने लाइक कई बच्चों से ऐसा सुना कि स्कूल में बच्चे बोलते हैं आपस में, ऐसी फोटो भेज दो वैसी फोटो भेज दो, और फिर एक दूसरे के साथ शेयर कर दी। तो छोटी बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि मेरी मर्यादा कहाँ है। आप लोग हंसेंगे, लेकिन मैं खुद जब बॉम्बे में रहती थी तो कभी भी देखती थी कि लिफ्ट में कोई बच्ची अकेली जा रही है लिफ्टमैन के साथ भी, तो चाहे मुझे ना भी जाना हो, लेकिन मैं ये कोशिश करती थी कि मैं हमेशा बिना कारण के ही उस बच्ची को जिस भी फ्लोर पे उतरना है तो एक बार साथ चली जाऊं। तो हमारी ड्यूटी सिर्फ अपने घर तक नहीं, अपने आसपास के लिए भी है। आसपास भी आप जहां देखें कि कोई छोटी बच्ची अकेली है, तो वहां भी आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसको सुरक्षा दें। अच्छा, अब बात ऐसी है कि आत्मरक्षा सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं, शारीरिक सुरक्षा के अलावा भी
हम अपने बच्चियों को कैसे हम सशक्त बना सकते हैं, तो वो हम उन्हें बना सकते हैं कैसे, अच्छी एजुकेशन देके। अगर हमारी बच्ची अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छा उसका करियर हो, अच्छा वो जॉब कर रही हो, तो वो वैसे ही सशक्त हो जाएगी। उसका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, आत्मविश्वास है, वो कितना बढ़ जाएगा। हालांकि अब आजकल सभी अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, बट फिर भी एक चीज मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगी कि आज भी हमारी मानसिकता जो है लड़कियों को लेके, वो यही है कि बेटा अच्छी पढ़ लिख ले तो शादी अच्छे से हो जाए, अच्छे लड़के से शादी हो जाए। तो क्यों हम अपनी बच्ची को सिर्फ शादी हो जाए ही समझाते हैं? क्यों हम अपनी बच्ची को एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह क्यों नहीं देख पाते कि तुम भी एक इंसान हो, लड़का या लड़की होने से पहले तुम एक इंसान हो, और हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि हम तुम्हें अच्छी पढ़ाई कराएं, तुम्हारा अच्छा करियर बनाएं। क्यों हम सिर्फ लड़कों का ही करियर बनाने को सोचते हैं कि लड़के का करियर बन जाए, चाहे तो लोन लेके उसे पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों की बात जहां आती है तो हम कहते हैं कि अरे इसे उच्च शिक्षा हमने दिला दी तो सारे पैसे तो खर्च हो जाएंगे, तो इसकी शादी में क्या लगाएंगे। तो मैं आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि शादी तो आप बच्ची को इतनी सबल बना दे कि वो अपने आप कमा के, और उसे जिससे शादी करनी है अपने आप अच्छे घर में शादी होगी। लेकिन आप अपनी बच्ची को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो पढ़ाई करवाएं। एक आपसे एक शेयर करना चाहती हूँ, मेरी ही एक स्टूडेंट है, वो असल में उसकी जो मम्मी है वो सिंगल मदर है, तो वो इतना नहीं कमा पाती कि अपनी बच्ची को, अभी वो उसकी 10th पास होके 11th में आई, तो इतना नहीं कमा पाती कि बहुत अच्छी ट्यूशन क्लास में भेजे। तो वो परेशान हो रही थी, तो मेरे भी मन में ऐसा चल रहा था कि मैं क्या करूं। ऑफ कोर्स उसकी फीस इतनी बड़ी थी कि हम सबकी एक लिमिटेशन होती है, तो मन में एक प्रार्थना चल रही थी। तो प्रार्थना चलते चलते देखिए यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जब हम कहते हैं ना कि हम पॉजिटिव रहें, तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो ईश्वर की तरफ से भी कृपा अपने आप आती है। और एक दूसरी बच्ची जिसके भी मैं सेशन ले रही हूँ, उसने बताया कि आंटी मैं तो एक ट्यूशन क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम लोग 4-5 गर्ल्स मिलके, और बहुत नॉमिनल प्राइस पे, जिससे कि सारे बच्चे अफोर्ड कर सके। और वहां से उसका लिंक बैठ गया, तो बिना उसको लाखों खर्च किए और बहुत ही मिनिमम प्राइस में और ट्यूशन भी मिल गया। तो अगर हम सब ये थोड़ा थोड़ा सा कर सके कि हाँ अपने आसपास जहाँ कोई बच्ची को कोई किताबें दिला दी या उसकी स्कूल की फीस दे दी, ये छोटी छोटी सी, हम सिर्फ अपनी बच्ची तक ना रहे, हम आसपास के बच्चों की भी आत्मरक्षा के लिए उसे इस तरह का सहारा दे। अब बात ऐसी आती है कि हमने उसे एजुकेशन अच्छी दिलानी है, लेकिन एक चीज, एक सवाल, जैसा कि एजुकेशन अच्छी दिला दी, चलो हमने उसको जॉब नहीं करने दिया, हमने बोला कि नहीं बड़ी हो गई शादी कर दो। अब शादी के बाद भी अगर कुछ तकलीफ होती है, उसे अच्छा घर नहीं मिलता या अच्छा पति नहीं मिलता या और कोई तकलीफ, तो हम सबकी एक मानसिकता होती है कि हम हमेशा क्या कहते हैं, बेटी अपना भाग्य खुद लेकर आती है। लेकिन अगर उसे ससुराल में कोई तकलीफ है तो हम उसे क्या कहते हैं कि बेटी ये तेरा भाग्य है। तो अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो आप चैट बॉक्स में नो लिख सकते हैं, और अगर सहमत है तो यस लिखेंगे तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। तो हम सब क्या कहते हैं कि बेटी तेरा ये भाग्य है, अब अगर अच्छा लड़का नहीं मिला, अच्छा ससुराल नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, अब इसे सहन कर। तो इसी संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि हम ये कहते हैं अपनी बच्ची को कि बेटी लड़की अपना भाग्य खुद लेकर आती है। तो लेकिन एक सवाल है उन सभी लोगों से जो कि ऐसा कहते हैं, और ये सवाल कौन कर रहा है? बेटी। तो पूछती है बेटी आपसे, आप कहते हो कि लड़की अपना भाग्य खुद लेकर आती है, आप कहते हो कि लड़की अपना भाग्य खुद लेकर आती है, अच्छा घर नहीं मिला तो भाग्य, अच्छा पति नहीं मिला तो भाग्य, पैसे की कमी हो तो भाग्य, तो आपने भाग्य बनाने कब दिया? पूछती है बेटी आपसे, आपने भाग्य बनाने कब दिया? जब मैंने नौकरी करनी चाहिए तो आपने कहा
कि हमारे परिवार की बेटियां नौकरी नहीं करती, तो क्यों नहीं दी मुझे नौकरी करने, या क्यों नहीं दी मुझे उच्च शिक्षा। परिवार की झूठी शान और समाज के डर से मेरी जल्दी शादी कर दी। क्यों मुझे मेरे गुणों को उभारने नहीं दिया, मुझे भी पूरा खिलने का मौका नहीं दिया। मैं भी बन सकती थी एक डॉक्टर, मैं भी बन सकती थी कल्पना चावला, पीटी उषा या सरोजिनी नायडू। आज जब मुश्किलों में हूँ, आप कहते हैं कि बेटी अपना भाग्य खुद लेकर आती है। आज जब मुश्किलों में हूँ तो आप कहते हैं कि बेटी अपना भाग्य खुद लेकर आती है। तो पूछती है बेटी आपसे, क्यों नहीं बनाने दिया मुझे मेरा भाग्य। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपनी बेटी को अपना भाग्य खुद बनाने दे, उसे उच्च शिक्षा प्रदान करवाएं, उसका करियर बनाने में उसकी मदद करें, तो वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर लेगी। अब ये तो हो गई, हमने बात की अभी तक फिजिकल सेफ्टी की बात, हमने बात की एजुकेशन की। अब इससे और आगे आती है आत्मरक्षा कैसे, जब हमारी बच्ची सशक्त हो। और वो सशक्त कैसे बनेगी कि मानसिक रूप से सशक्त हो, भावनात्मक रूप से सशक्त हो। तो उस तरह से सशक्त वो कैसे बनेगी। तो हमें अपनी बच्ची को ये समझाना है कि बच्ची तुम एक ऑब्जेक्ट नहीं हो, तुम कोई वस्तु नहीं हो। शुरू से ही हमें उसे ये बताना है कि बेटा तुम कोई वस्तु नहीं हो, तुम एक इंसान हो। क्योंकि हम ही क्या करते हैं, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह। आप मत दिलाइए अपनी बच्ची को श्रृंगार के समान। आप अपनी बच्ची को सिर्फ ये बताएं कि हाँ बेटा, तुझ में जितने गुण हैं तुझे उसे उभारना है। आज जिस तरह से निमिषा ने ये होस्ट की मीटिंग, इतने सुंदर तरीके से सबको बोला, तो देख के खुशी होती है। तो आज जब मैं भी जिन जिन बच्चियों के सेशन लेती हूँ, स्पेशली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बच्चियों से बहुत ज्यादा प्रेम है। क्योंकि मेरा खुद का मेरी माँ से जो एक अलग ही रिश्ता था, वो बहुत अलग था। और मैं आज आपको बताना भी चाहती हूँ कि आज का ये जो दिन है 10 अक्टूबर, आज का दिन भी मेरे लिए हमेशा मेरी जिंदगी में मायने रखता है। क्योंकि आज के दिन ही मेरी मम्मी आज के 18 साल पहले इस संसार को छोड़ के गई थी। तो बहुत इमोशनल मैं हो जाती हूँ। और जहां भी किसी बच्ची को देखती हूँ कि हाँ कहीं भी परेशान, तो चाहे मैं वैसे शांत हूँ, मगर मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। और हम सभी को आता है, आप नहीं, हम सभी को आता है। अब बात ऐसी है कि हमें अपनी बच्ची को आत्मसम्मान से रहना भी सिखाना है। अब हम देखते हैं कि हमेशा लड़कियों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ससुराल में हो चाहे घर में हो, कि चलो थैंकलेस जॉब उसका, कि उसके काम के लिए कभी उसको थैंक यू नहीं बोला जाता कि हाँ तुमने इतना काम किया। तो आत्मसम्मान, अब आत्मसम्मान से क्या मतलब है कि हमें उसे ये समझाना है कि बेटा अपने अहम को इतना बड़ा भी ना बनाओ कि जैसे कि कोई लंबा ऊंचा पेड़, कि कोई भी अगर तेज हवा आती है तो आप गिर जाओ, तो अहम ना रहे आप में। लेकिन इतना छोटा नीचा भी मत बनाओ कि जैसे घास, कि कोई भी आके भेड़ बकरी और उसे खा के चली जाए। तो बात ऐसी है कि आत्मसम्मान पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो मुझे ऑब्वियसली डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने ही सुनाई थी, जो कि हमेशा मुझे याद रहती है। और जिन जिन लोगों ने मेरे से सेशन लिया है, उनमें से काफी लोग यहाँ पे है भी, तो उन सबको ये स्टोरी याद आ जाएगी कि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक सांप आया। और सांप ने कहा कि स्वामी जी, आप सबको तारते हैं, तो आप मुझे भी कुछ बताएं जिससे कि मैं भी तर जाऊं। तो स्वामी जी ने उससे कहा कि भाई देखो सांप, तुम्हारा जो स्वभाव है वो है डसना। तो तुम ऐसा करो कि तुम डसना छोड़ दो, तो तुम अपने आप तर जाओगे। तो सांप ने उनकी बात एकदम हृदय से लगा ली और अपने बिल में आके बैठ गया। और उस दिन से उसने डसना छोड़ दिया। अब डसना छोड़ दिया तो आसपास के जो बच्चे थे, उनको ऐसे लगा कि आजकल तो सांप बाहर निकलता ही नहीं है। तो उनके मन में, अब छोटे बच्चे हैं, एक उत्सुकता हुई कि भाई क्या चल रहा है। तो जरा पास गए तो देखा सांप उधर चुपचाप लेटा है। अब सांप न हिला न डुला, चुपचाप अपना लेटा रहा। अब बच्चे थोड़े और पास गए तो सांप ने फिर भी कुछ नहीं किया। तो फिर उनकी हिम्मत और बढ़ गई, तो फिर उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया। अब पत्थर मारना शुरू किया तो फिर भी सांप ने कुछ नहीं किया। अब बच्चों की और हिम्मत बढ़ गई तो और पत्थर मारे।
और धीरे धीरे सांप पूरा लहूलुहान हो गया, रक्त से भर गया, और बच्चे जब थक गए तो चले गए। अब सांप इस तरह लहूलुहान पड़ा था, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस वहां से गुजरे और उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारी ये हालत किसने की? तो उसने कहा कि आपने ही तो कहा था कि मुझे डसना नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने कहा था डसना नहीं है, मगर मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि हुकार भी नहीं मारनी है। तो जो फुकार मारते हो तो उससे हमें उन बच्चों को तुम भगा सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपना आत्मसम्मान कुछ इस तरह से रखना है कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। एक बच्ची को आप ये समझा सकते हैं कि हम सबसे अच्छा व्यवहार करें, किसी के साथ हमारा जो वाक है वो अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, और लेकिन अगर आपके आत्मसम्मान को अगर चोट पहुंच रही है तो वहां फिर आपको एसर्ट करना है, वहां फिर आपको आवाज उठानी है। लेकिन जैसा कि सर ने मुझे सिखाया है, आवाज भी कुछ इस तरह से उठानी है कि हमारा वाक पवित्र हो। क्योंकि पॉजिटिव मंत्रा में हमेशा यही सीखा है सबसे ज्यादा मैंने, कि वाक पवित्र होना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को फिजिकल सेफ्टी सिखाएं कि वो कैसे अपने शरीर की रक्षा करें, और कैसे वो अपने आप की अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें, और कैसे वो अपनी पढ़ाई से अपनी जिंदगी बनाए। तो इस तरह से वो अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छा बना सकती है। अब बात ऐसी है कि हम अपने लड़कों को भी ये सिखाएं, क्योंकि हम सिर्फ क्यों लड़कियों को ही सब सिखाएं, क्योंकि एक माँ है तो वो दोनों की माँ है ना। तो अगर हम अपने लड़कों को भी शुरू से ही ये सिखाएं कि हमें सम्मान करना है। आपने देखा होगा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में बच्चा शुरू से ही ये देखता है कि हाँ मुझे नारी का सम्मान करना है। तो अगर हम अपनी जो भारतीय संस्कृति है वो तो वैसे भी बहुत रिच है, तो भारतीय संस्कृति तो हमें सिखाती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ होता है नारी का सम्मान वहां बसते हैं श्री भगवान। तो हमने तो सीखा ही यही है, पर हम क्यों अपने ही संस्कारों को भूल गए। तो अगर एक लड़का बचपन से ही ये सीखता है कि हाँ मुझे अपनी बहन का सम्मान करना है, मुझे अपनी माँ का सम्मान करना है, तो वो वही सीखेगा। लेकिन मैं पिता लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि ये सम्मान अपने बच्चे को सिखाने के लिए आपको पहले अपनी वाइफ का सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर अपनी वाइफ का सम्मान करेंगे तो बच्चा ये देखेगा कि जब पापा मम्मी का इतना रिस्पेक्ट करते हैं, पापा अपनी अपनी मम्मी का यानी कि आपकी दादी का रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं भी वही रिस्पेक्ट सबको दूं। तो हम सब मिलके एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां पे कि सम्मान देना है। आप अपने बच्चों को चाहे ये ना सिखाए कि राखी बांधी है बहन ने तो तुझे रक्षा करनी है, अपनी रक्षा वो खुद कर लेगी। आप सिर्फ ये सिखाएं कि बेटा तुम्हें हर स्त्री का सम्मान करना है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें करने के लिए आपको भी तो एक पावर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को इतना कुछ सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो बदलाव है वो आप में ही आना पड़ेगा। तो आप में कैसा बदलाव चाहिए? आप में ये बदलाव चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, हम चिंता ना करें। आज हम चिंता कर रहे हैं आज की स्थितियों को लेके, तो हम चिंता ना करें, क्यों ना हम चिंतन करें। आज हम, क्योंकि हमारा विषय ये है कि हम बच्चियों को कैसे आत्मरक्षा सिखाएं, तो हम ज्यादा थॉट मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं कर पा रहे। लेकिन जो पॉजिटिव मंत्र है वो हमें सिखाती है कि हम विचारों की शक्ति से कैसे अपनी जीवन को बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इतनी बात तो जरूर करना चाहेंगे कि आप जो सोचेंगे वही आपके जीवन में होता है। जैसा कि सर कहते हैं कि आप जो अपने जीवन में चाहते हो, आप ये देखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर आपको ये पता हो कि मैं ये सोच रहा हूँ, तो आप ये समझ जाइए कि जो मैं सोचूंगा वही मुझे मिलेगा। तो आप क्यों ना पॉजिटिव सोचें हर रिश्ते के बारे में, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ये रही, हर रिश्तों के बारे में आप अपने विचारों से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो पॉजिटिव सोचे, अपनी बच्चियों को आप अच्छे वाइब्रेशंस दे, अच्छी तरंगे दे कि हाँ चिंता, आप, मुझे पता है कि एक माँ को बहुत चिंता होती है, लेकिन आपकी एनर्जी अगर चिंता में लग रही है तो बजाय इसके आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें,
और उसे अच्छी अच्छी तरंगे भेजे कि हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, मेरी बेटी सबल है। अब हमें पता है कि आजकल बच्चियों को बाहर पढ़ने भी जाना पड़ता है, 12th के बाद लड़कियों को भी पढ़ने जाना पड़ता है, अकेले भी रहना पड़ता है। तो अकेले रहने के पहले पहले अगर आप उसे तैयार कर दें, उसका ध्यान रखे, उसे अच्छी तरंगे दे और ध्यान रखे कि हाँ किससे बात कर रही है, कि हमेशा टच में रहे, तो हम बहुत हद तक अपने बच्चों को आत्मरक्षा सिखा सकते हैं। और बच्चों को फिर खुद ही वो इतनी सबल हो जाएगी कि उसे पता होगा कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी सवाल भी पूछना चाहते हैं तो आपका सहर्ष स्वागत है। आप अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ मैडम, कि अभी जो हम लोग मीडिया का यूज बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। और खास करके जो प्रोन साइट होती है, बच्चे छिप छिप कर उसको देखते हैं, तो उसके कारण अपराध बहुत बढ़ रहा है। तो उस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि वो अगर ऐसी साइट्स भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विकृत मानसिकता है। तो ये विकृत मानसिकता है या उत्सुकता है। ज्यादातर जो किशोर अवस्था के जो लड़के होते हैं, तो ये इस एज में, तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम अपने बच्चों को अगर कल्चर से जोड़ दे, हमारी संस्कृति से जोड़ दे, डे वन से उसे उसकी जो परवरिश हो वो इस तरह से हो कि उसे सही गलत का पता हो। हम सिर्फ अपनी बच्चियों को ही नहीं, लड़कों को भी शिक्षित करें कि हाँ बेटा क्या अच्छा है तुम्हारे लिए और क्या बुरा है, और उन पे नजर भी रखें। तो आजकल तो कई साइट्स मेरे ख्याल से, मुझे जो एक जो मतलब जो साइबर क्राइम के एक हैं जो सेशंस लेते हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि बच्चों के मोबाइल में हम ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं कि बच्चे फिर ऐसी साइट को एक्सेस ना कर सके। तो हम वो भी हम कर सकते हैं कि बच्चे उनको ऐसी साइट्स फिर दिखेगी नहीं, तो हम इस तरह के मोबाइल भी अपने बच्चों को दिला सकते हैं ऐसी। क्योंकि अगर बच्चे 4 कदम आगे हैं तो उनको रोकने के लिए भी व्यवस्थाएं सारी हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्यों ना हम अपने बच्चों को संस्कार ही वैसे दें कि उन्हें पता हो कि क्या सही है और क्या गलत, शुरू से, डे वन से। Can I? ओके मैडम। Can I intervene? यस Hi, मैं गौतम चैटर्जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत राम सुंदर राम लगा। राम राम, सबको नमस्कार। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। बी ऑल सेफ एंड बी बेटर, ऑलवेज गुड। जस्ट एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इस पे। डिटॉक्स का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब मोबाइल लेस लाइफ का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब यू हैव टू लीव इट फॉर 1 hour, यू आर नॉट गोइंग टू टच दैट मोबाइल, वन थिंग। एक सिस्टम में अगर हम वो चीज डाले, एक इंपॉर्टेंट चीज होगा, हैबिट बदलना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी कोई बड़े इंसान को देखा है हाथ में मोबाइल लेके घूमते हुए? कोई भी बड़े इंसान, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई भी बड़ा इंसान अपना मोबाइल लेके नहीं जाता। वो क्यों? वो डिस्टेंस रखता है। वो जो डिस्टेंसिंग है वो कहाँ हेल्प करता है पता है? एक तो उसका मिशन या ड्रीम, जो उसका सपना है वो साकार करना चाहता है, वो किसी से डाइवर्ट नहीं होना चाहता। दूसरी पॉइंट, it is also important that you should be spiritually connected. जो संस्कार की बात अनिता ने बोली है उसी पे ऐड कर रहा हूं कि आपके अंदर ईश्वर है, हर एक के अंदर ईश्वर है। अगर ये भावना हमारे संस्कृति का मूल भी है तो इसकी के ट्रेनिंग अगर हम करते रहे, बच्चे को समझाते रहे, तो वो गलत चीज देखने के बाद भी रिजेक्ट कर देंगे। Give them exposure, let them get exposure, but
जो क्या ठीक है क्या गलत है उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डेवलप कर दीजिए। बच्चे को सोचने की क्षमता दे दीजिए, उसकी सपने दे दीजिए, उसके सपने का साथ दीजिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़का है तो खीर ज्यादा देना है ऐसा नहीं करिए, और लड़का है तो छूट मत दीजिए। You have to balance it. That is my point of intervention. That's all. Thank you. बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। Anita ji, you carry on. हाँ, थैंक यू सर। एंड एक्चुअली Okay. तो दीपा जी, प्रतिभा जी ये चाहते ही थे कि आप आए, सो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप आए हैं आज। जबकि नहीं, आपकी मैं तो तबीयत ठीक नहीं, करना मुझे आ पता जाऊं। है, फीवर है सर को हाँ। बहुत हाई, फिर भी सर आए हैं। नहीं सुनके, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसको ना इंटरनलाइज करिए आप लोग सब ईश्वर के अंश है। अगर ये बात समझ में आ जाए और अलर्टनेस रहे, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और जो गार्ड करना है, चाहे लड़कों को हो चाहे लड़कियों को हो, इनको डिफरेंशिएट मत करिए, करने मत दीजिए। ये जेंडर डिवीजन अच्छा नहीं है, सब एक है ऐसे मान के चलिए। उनका इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक, फिजिकल, सोशियोलॉजिकल हर लेवल की सेफ्टी चाहिए, प्रोफेशनल सेफ्टी चाहिए। उस पे हमें काम करना है। हमें जैसे कोई ऑफिस पे काम कर रहा है, कोई प्रोफेशन में काम कर रहा है, कोई प्लेगरिज्म कर रहा है, किसी का किताब उठा के अपने नाम से छाप रहा है, हर एक चीज की सेफ्टी चाहिए। सो सेफ्टी इज ए यूनिवर्सल थिंग, बट इट कम्स व्हेन यू आर अलर्ट। एंड व्हेन यू कैन बी अलर्ट, जब कब अलर्ट रहते हैं, जब आप अपने आप को हमेशा अवेकेंड मानते हैं, मतलब जगा हुआ मानते हैं। और एक्सप्लॉइट कब हो जाते हैं हम, जब हम सोचते हैं कि ये इंसान मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम टूटते हैं तब हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है। जब हम कमजोर पड़ते हैं तब हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये जीवन है। तो वी शुड नॉट गेट इनटू दैट डिस्टर्बेंस ऑफ वीकनेस। सिंपैथी मत मांगिए कभी भी, और अपनी सच्ची घटना, अपनी आप बीती शेयर मत करिए उन लोगों से जो आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग बच्चे को बचपन से दे दीजिए, थिंग्स विल बी बेटर। हम एक बहुत बड़ा सुंदर मतलब भारत में पैदा हुए हैं, इससे अच्छा जगह नहीं हो सकता। लेकिन ये मीडिया इन्फ्लुएंस और ये फेक न्यूज और ये जो 2-4 घटनाएं घटती है, उसी के ऊपर सारा दिन टीवी देखना बंद कर दिया। उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल इट। भागना नहीं है किसी चीज से। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है होगा। क्रिएटिव डेवलपमेंट भी है, एबरेशंस भी है। जहां पे आज आप वर्चुअली मीटिंग भी कर रहे हैं, कितनी सुंदर तरीके से हम सब बात भी कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ इसी फोन पे उल्टा काम भी हो सकता है। लेकिन ये डिसीजन हमारा है। ये डिसीजन मेकिंग पावर कब आएगा पता है? जब हम बच्चों को सोचने देंगे कि तेरा सपना क्या है, और उस सपने का साथ देंगे, उसका पैशन बन जाएंगे, उसका साथ देते देते बड़े होगा। रोज ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग चलता रहे। मैं 2012 तक मेरी मदर जिंदा थी, और रोज सुबह वो पूछती थी आज गौतम तू क्या करेगा, और शाम को पूछती थी आज तू क्या किया है। Mind it, even at the age of
56 or so, she's asking this. Why? This is the relationship. This is the respect that you can say something to your mother at any age. ये जो रिश्ता है ना माँ के साथ, ये बहुत बड़ा रिश्ता है, and that you should cultivate that. And now I think I have disturbed enough. Other people should take on. I am leaving. Take care. All the best. अब सब ठीक रहिएगा, सेफ रहिएगा और एकदम बाहर एक्सपोज मत हो रहिएगा, ठीक है? All the best. All my pranam to all of you. Thank you, sir. Ram Ram. Ram Ram. चलिए दीपा जी, और किसी को प्रश्न कुछ करना हो, नहीं तो हम आज समाप्त। जी नमस्कार, मैं प्रियंका जोशी एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी अपन ने बोला कि चिंतन हम अच्छा करें, हाँ हम ये एक चिंतन में कैसे पवित्रता लाएं, क्योंकि कहीं कहीं हम जहाँ चिंतन करते हैं, एक लेडीज होने के नाते वहाँ चिंता आ जाती है चिंतन के साथ में। और बच्चों में हम उस चिंतन को कैसे डालें, क्योंकि जहाँ बच्चे जाते हैं केवल हमारे संस्कार काम नहीं करते हैं, जहाँ वो जाता है उनके जहाँ जितने लोगों से वो मिलता है, स्कूल में जब उसका एरिया बढ़ता है तो वहाँ उन सभी के संस्कार काम करते हैं। तो उन सब से वो किस प्रकार का चिंतन करे कि वो सब उसके पॉजिटिव आए, नेगेटिविटी उसके पास ना आए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ पे हाँ बोले। हाँ प्रियंका जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि हमारा चिंतन कैसा हो, पर बात ये है कि यहाँ पे दो बातें हैं कि आपका चिंतन कैसा हो, आपके बच्चे का चिंतन कैसा हो, और प्लस जो लोग उसके आसपास हैं उनको तो हम बदल नहीं सकते ना। तो हम शुरुआत ऐसे करें कि हम पहले अपने आप को, जब हम पॉजिटिव मंत्रा के सेशंस लेते हैं तो उसमें आत्मनिरीक्षण पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं कि अगर 24 घंटे मुझे सिर्फ ये पता हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मुझे, जैसे कि आपने दिन में 15 बार अपने आप से पूछा कि मेरी जो ऊर्जा है वो कहाँ जा रही है, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि मैं चिंता कर रही हूँ क्या, कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो आप उसको बदल सकते हैं। तो आप उसको चाहे अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचे, उसे अच्छे तरंगे दे, वो आप कर सकते हैं। अब बात जब आपके बच्चे की आती है, क्योंकि उसे बाहर जाना है, स्कूल जाना है, इतने सारे लोगों से मिलना है, तो उसे आपको ये बताना पड़ेगा कि उसे, जैसा कि सर ने कहा कि अपनी संस्कृति से जोड़ना है, तो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ये हम अपने सेशंस में बहुत करते हैं एक्चुअली, कि बच्चा अपने आप को देख पाता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, और उसे ये समझ आता है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं तो उन्हें मैं नहीं बदल सकता। तो बच्चा फिर धीरे धीरे ऐसे ही दोस्ती करता है जो जैसे कि उसके खुद के संस्कार होते हैं। यहाँ पे असल में एक अभ्युदय करके है बच्चा, जिसने इसमें बहुत अच्छा काम किया था और उसने बहुत सफलता भी पाई। अगर वो यहाँ पे है तो जरूर बोले अभ्युदय, आप हो कि चले गए, क्योंकि उसने इस चीज का बहुत अच्छे से सामना किया। अभ्युदय हो आप? जी आंटी मैं हूँ। तो आप प्लीज आप आंटी को बताओ कि आपने इस वाली स्थिति का कैसे सामना किया था। आपका माइक म्यूट है बेटा, इसको अनम्यूट करो। हाँ जी आंटी, जी आंटी, ये आंटी का बहुत ही मतलब कि अच्छा प्रश्न है जो आंटी ने पूछा है, वेरी थैंकफुल। मैं इसमें जो भी चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा वो एज पर मेरे डिस्कशन, जो भी मेरी और आंटी की डिस्कशन हुई थी, एज आई हैव टेकन सेशंस फॉर पॉजिटिव मंत्रा विद अनीता आंटी, तो ये मेरा अपना माध्यम है कि मैं इसको कैसे लेता हूँ, इस पॉजिटिव मंत्रा के सेशन को। हर एक का अपना अपना मत होता है इस चीज के अंदर। So first of all, thank you for giving me a chance, Anita aunty, to speak up. तो जी आंटी एक बार प्लीज अपना प्रश्न मेरे को रिपीट कर दीजिए, so I can be very clear to give you the answer. जी बिल्कुल,
मैं ये चाह रही थी कि जो चिंतन, जैसे अभी बताया मैम ने कि चिंतन करना चाहिए, तो चिंतन में हम क्योंकि चिंतन करते हैं तो चिंता आ जाती है, तो चिंतन किस प्रकार का रखें। और बच्चे बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, तो ना केवल हमारे संस्कार उस पे काम करते हैं, जबकि जो हमारे समाज में और हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट रहता है चारों ओर, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वो नेगेटिव है, पॉजिटिव, उसका ऑब्जर्वेशन वो किस प्रकार कर पाए। आंटी, मैं इस बात पे मैं जहाँ जानती हूँ, जितना मैंने इस बात को अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने इस बात से सीखा है, आपको इस चीज के लिए, चाहे आप मतलब कि नॉर्मल जितने भी साल के हो, आपको उस चीज के लिए मेडिटेट करना चाहिए। क्योंकि बच्चे को अगर संस्कार उसको अच्छे मिले हों चाहे ना मिले हों, मैं हर एक उससे मैं यही हर एक फैमिली से मैं यही सोच के मेरी मेंटल फिर यही है कि हर एक फैमिली मेंबर अपने पेरेंट अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देती है। मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत संस्कार देते हैं, पर वो जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट चेंजेस द मैटर। तो उसको मेडिटेट करना चाहिए, और सिर्फ यही नहीं कि वो किस तरीके से उस चीज को कल्टीवेट करे, कि किस चीज से वो चीज एक्सेप्ट करे, किस चीज से वो एक्सेप्ट करे कि हाँ ये मेरे संस्कार है, ये मेरी काम है, मेरे को ऐसा ही रहना है जिंदगी भर। उसको सही और गलत का एहसास होना चाहिए, जो उसको मेडिटेट करके समझ आएगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, कोई रास्ता होता है जब हम क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में आके, मतलब कि थोड़ी घबराहट में आके हम कभी कभार गलत कदम ले लेते हैं। तो इसलिए फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेडिटेट करना चाहिए ताकि हमको सही और गलत का एहसास मिले। थैंक यू बेटा। और मेडिटेट करने का बेस्ट तरीका अनीता आंटी ने हर एक को बताया ही हुआ है, so he can tell you the best way of meditate to your with your soul. थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू प्रियंका जी। अनिता जी, एक चीज, अनिता जी राम राम। राम राम। मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। बच्चे बड़े होते हैं, हम लोग जैसे बच्चे ने कहा कि हर पेरेंट्स अपना बेस्ट बच्चों को देते हैं, हाँ लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी एक समझ डेवलप होती है। हाँ जब वो समझ में उनको ये लगता है कि शायद एक जनरेशन गैप भी हो सकता है जो हम समझाना चाहते हैं, और वो जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं वहां रह रहे हैं, तो काफी जो अभी मेरी जो बहन जी रही होंगी उन्होंने भी ये सवाल किया कि बाहर का जो है, लेकिन बच्चे जब डिसीजन खुद ले लें और वो सही गलत को वो नहीं समझ पाए, ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम पेरेंट्स तो बताते हैं कि बेटा ये गलत है, लेकिन बच्चे फिर भी अडामेंट हो जाए, नाराजगी दिखाएं, समझना ना चाहे, तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए आपका बहुत सही, बहुत अच्छा प्रश्न है सरिता जी। हम जैसा कि हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छी राह पे ही जाए और सही और बुरे की उन्हें समझ हो, लेकिन फिर भी अगर वो भटक जाते हैं, तो देखिए ये मैं कहना चाहूंगी कि हर परिस्थिति अलग अलग होती है, तो किस तरह का भटकाव है उसके हिसाब से, पर हम जहाँ एकदम ही घुटने टेक दे कि हाँ अब ये मेरे बस में ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि सामने अगर कुआं है और हम कह रहे हैं कि बेटा मत जा मत जा मत जा, फिर भी बच्चा चलता चला जा रहा है, तो एक बार वो ठोकर खाएगा ना तो वो खुद समझ जाएगा, क्योंकि कहने की भी एक सीमा होती है। तो कई बार मैंने भी जैसे मेरे भी बच्चे हैं, तो बच्चों को हम बोलते नहीं समझते, तो कई बार वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि हमने भी जो जीवन जिया है, तो जीवन ही हमारा जो बेस्ट मार्गदर्शक है, वो हमारा जीवन ही होता है, तो बच्चों को खुद ही समझ आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही सही गलत का अगर सिखा दे, और ये सिखा दे कि बेटा अगर कोई गलत डिसीजन भी आपका हो जाए, तो फिर आपको किस तरह से उसे वापस से शुरू करना है, किस तरह से, क्योंकि जीवन तो चुनौतियों का ही नाम है। क्योंकि कोई भी जीवन तो जिसे कहते हैं कि बेड ऑफ रोजेस तो है ही नहीं, तो बच्चा खुद गिरता है, जैसे कि हम एक छोटा सा 2 साल का बच्चा भी 10 बार गिरता है तो जाके थोड़ा चलता है,
तो वैसा ही जीवन है कि बच्चों से गलतियां भी होती है, फिर गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं बस, लेकिन जो रूट्स है, जो जड़ है, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और वो जड़ क्या है? वो है हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। जितना बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है ना, तो उससे चाहे गलती हो जाए जीवन में, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो जड़ों से जुड़ा हुआ बच्चा, वो हमेशा अपनी गलती फिर समझ जाता है और फिर एक नए सिरे से शुरू कर सकता है। नहीं अनिता जी, आप सच कह रहे हैं। अगर बच्चों को जो शुरू से हम लोग दे रहे होते हैं ना कहीं उसका एक असर होता है। मेरा बेटा मेरे से अलग 4 साल पड़ा, और उसको बचपन से कहते हैं ना, कूट-कूट के भरना दिमाग में सही और गलत को, कि नहीं, आपकी भी अपनी एक बहन है, बाहर आपको कैसा बिहेव करना है। तो वो आज उसकी पर्सनालिटी में दिखता है। मेरे गुरुजन ने उसको इतने प्यार से संभाला, कोई बुरी हैबिट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जब बताता है कि मम्मी आसपास क्या हो रहा है, बताने पर भी बच्चे नहीं संभलते, नहीं समझना ही नहीं चाहते। तो एक प्रार्थना के अलावा मुझे लगता है कुछ रह नहीं जाता शायद हमारे पास में। ठोकर खा के समझ, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें भी अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस लेने दीजिए। अब बड़े हो गए तो अनुभव से सीखेंगे। आपको पता है, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा जो छोटा वाला बेटा बहुत छोटा था, सेकंड थर्ड में, तो वो किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करता था। तो मैंने बोला भी क्या बात है? तो उसने मुझे बोला कि फ्रेंड्स गाली देते हैं। तो आजकल ये आम बात है, सभी स्कूलों में बच्चों के मुंह में गाली बहुत रहती है। तो मैं गई टीचर के पास, तो टीचर ने बोला कि देखिए, अभी आप मतलब आप तो किसी को रोक नहीं सकते ना, तो ये कब तक बात नहीं करेगा, तो अभी और आगे जाएगा, कैसा माहौल मिलेगा, तो इसे ये सीखना चाहिए कि हाँ, दुनिया तो कैसी भी होगी, मगर मैं जैसा हूँ वैसा रहूं। तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि दुनिया नहीं बदलेगी, बट हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा दी। राम राम जी। राम राम। निधि ना, निधि जी दीदी जी। कैसे हो निधि? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक। आज पहली बार गौतम अंकल को सुना है ऐसे। दीपा जी का बहुत मन था, तो सर फिर आए, जबकि उनको फीवर, हाई फीवर था, लेकिन वो आए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपको ये ठीक लगा होगा, कुछ लिया होगा आपने। अगर आप लोग शेयर करें कि हाँ, आपका टेक अवे क्या है आज का, तो भी अच्छा लगेगा कि क्या लेके जा रहे हैं आज। मैंने तो बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ बातें सीखी हैं आज नई, बहुत कुछ सकारात्मकता। बहुत आज की डेट में सकारात्मक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है। जो भी कुछ आप सबने लिया, वो मैं बता दूं कि वो हमारे मतलब गुरुजनों की शक्ति और डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर की शक्ति, क्योंकि मैं भी बस यहाँ पे बिठा दी गई, बाकी मेरे में कुछ नहीं है ना दीपा? नहीं, वाकई में अनिता जी, जो आप ना, जो एक जो गुरुजन हमको जो देकर गए हैं, और बहुत कुछ आपने भी मेरा मार्गदर्शन किया। आज मैं बता रही हूँ कि मैंने उस एनर्जी को वाकई में महसूस किया, और मैं आज खड़ी हो गई। कुछ टाइम ऐसा निकला कि मैं बेड पर आ गई थी, लेकिन वापस उस एनर्जी को इकट्ठा किया धीरे धीरे, और आज मैं वापस ठीक हूँ। बहुत अच्छा कुछ। लग रहा है सरिता जी, याद है मुझे कितना सुंदर हमारा समय, मतलब आप कई लोगों के साथ सेशंस लिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने भी बहुत सीखा आप सबसे। नहीं, बहुत कुछ आजकल आसपास कुछ देखते हैं, तो बहुत, जब बच्चों को देखते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने सेटल होने की लाइफ में आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो आसपास देखते हैं ना, तो कहते हैं ना, एज ए मदर, जो आपने कहा कि छोटी सी बच्ची को अकेला छोड़ने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है सेफली घर चली जाए। तो आसपास जो और हैं, तो ऐसा लगता है कि एक माँ होने के नाते, नहीं, शायद हमारी जरूरत है वहां पर अभी। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा आपसे आज वापस दोबारा मिलकर। सेम हियर। ये सब प्रतिमा जी और दीपा जी की वजह से। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच दी। धन्यवाद दीदी। आज और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे सभी के
समक्ष आए और हम सभी को मार्गदर्शन दिया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं तो आज इतनी खुश हूँ कि मुझे इस ऐसे सेशन का अंदाजा नहीं था कि मैं इतना अच्छा ये सेशन मुझे मिलेगा। और मैं अपनी मित्र दीपा जी को भी धन्यवाद इस मंच से देना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छे आयोजन को बनाया और आपका सानिध्य हमें दिलवाया और हमें मार्गदर्शन मिला। और निश्चित ही आज हमने सीखा है कि अपनी बच्चियों को किस प्रकार से हम सुरक्षित कर पाए, रक्षा के लिए तैयार कर पाएंगे और सकारात्मक बने रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लिए मैं दीपा जी से चाहूंगी कि दीपा जी भी 2 शब्द कहें महिला मोर्चा के द्वारा और स्वयं के। दीपा जी। दीपा जी। दीपा जी आवाज आ रही है? दीपा भाभी की आवाज नहीं आ रही है भाभी। दीपा जी आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट। दीपा जी आप, हाँ बोलिए दीपा जी, आपकी आवाज आएगी हम सभी को। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। निमिषा जी, निमिषा बेटा आपको आवाज आ रही है? जी आंटी मुझे आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो मम्मी की तरफ से और आप 2 शब्द कह दीजिए, शायद मम्मी आवाज नहीं जा पा रही है। तो आदरणीय का आभार और दीपा जी की ओर से आप कर दीजिए। जी इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हैं हम, तो आप अंतिम पड़ाव को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सबसे पहले मम्मी को भी, प्रतिभा आंटी आपको भी कि आपने ये सोचा और ये ऑर्गेनाइज किया आज के लिए। अनीता आंटी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आप आए और आपने हमारे साथ नॉलेज शेयर किया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है क्योंकि मैं खुद आंटी से सेशंस ले चुकी हूँ और आज जितनी भी बातें आंटी ने कही मैं सभी से कहना चाहूंगी कि ये एक्सपीरियंस पूरा अलग होता है जैसे जैसे आप अपना सोचने का तरीका बदलते हैं और इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत ही विजिबल रहेंगे। और ये सेफ्टी का जो इशू है कि आजकल लड़कियां सेफ नहीं होती हैं, इसी में सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो वो मदर खुद ही होती हैं। आप जितना आपके बच्चों से रिलेट कर पाते हैं, उनके जितने अच्छे दोस्त बन पाते हैं, जैसा उनको सोचना सिखाते हैं, उसी पे सब कुछ आधार रखता है। और थैंक यू आंटी अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन टुडे। थैंक यू बेटा। मैं सबको सिर्फ बताना चाहूंगी निमिषा कि आपने कैसे अपने गुणों को निखारा, वो एकदम सराहनीय। मुझे बहुत सराहना करनी चाहिए आपकी, सॉरी शायद वर्ड गलत यूज हो गया, मतलब बहुत प्रेज करना चाहिए कि किस तरह से आपने अपने गुणों को निखारा और आप कितना अच्छा कर रहे हो पढ़ाई में, सब तरह से। सो अच्छी खुशी होती है जब अपने स्टूडेंट और बहुत अच्छा करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू जी आंटी थैंक यू। मैं तो आप ही को थैंक यू बोलना चाहूंगी। सभी लोग जो आज ज्वाइन हुए उन सभी को भी थैंक यू, आप लोग आए और आई होप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच बेटे, हमको भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद निमिषा जी, हमें भी बहुत बढ़िया लगा है और कुछ सीखने को मिला है कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों को हमें कैसे समझाना चाहिए। जी हाँ जी।
हेलो, पहुंच रही है तो? हाँ, जरूर। जिस तरह हम रोज स्नान करते हैं हमारी शरीर की पवित्रता के लिए, आज आपने हमारे मन का स्नान करवा दिया, हमारे मन को पवित्र कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू। हम ना कहते हाँ, हैं कि मैं अपने मन धन्यवाद। की खुद चिकित्सक हूँ। बहुत बढ़िया प्रियंका जी। थैंक यू। अनिता जी, मैं यहाँ बता दूं, आप हमारी सचिव महोदया हैं प्रियंका जी, अच्छा अच्छा, बहुत महिला अच्छा मोर्चा लगा। ग्रुप की। अच्छा, उन्होंने और सवाल बहुत अच्छे पूछे। मैं पुनः आपका और आदरणीय चटर्जी सर का व सभी सदस्यों का जो आज इस परिचर्चा में शामिल हुई, उन सभी का पुनः हृदय तल से धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम को आप सभी ने सुना, आयोजित किया और सफल बनाया, और हमें आदरणीय दीदी के द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ आप। धन्यवाद। Thank you so much.